के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जलवायु विज्ञान यानी कि क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। क्लाइमेटोलॉजी का दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है जेट स्ट्रीम यानी कि जेट वायुधारा। तो आइए समझते हैं कि क्या होती है जेट वायुधारा, इसकी पहचान कब की गई और इसके बारे में सारे डिटेल्स को। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले ग्लोब को समझते हैं हम लोग। तो ये देखिए, ये है हमारा ग्लोब, ये है हमारी प्यारी सी पृथ्वी या ग्लोब। ग्लोब के ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको कहते हैं 0 डिग्री की विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन। ये पूरे ग्लोब को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले भाग को कहते हैं नदर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। अब इसके बाद एक और काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसे कहते हैं हम लोग देशांतर रेखा यानी कि लॉन्जिट्यूड लाइन। तो देशांतर रेखा जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, जिसे ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के दाएं साइड, राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध, है ना। और इसके बाएं साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो देशांतर है उसको कहते हैं हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह पूरी पृथ्वी 4 भागों में डिवाइड हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब आइए समझते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों, जेट स्ट्रीम की कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वार से। सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 में स्टार्ट हुआ, इसमें यूएसए जो है उसके अगेंस्ट में जापान खड़ा था। तो जापान के जो जेट प्लेन थे वो बम्बार्डिंग करने, बमों की वर्षा करने या बम गिराने जापान जा रहे थे। अब जब ये जापान जाते थे यूएसए से, ये देख रहे हैं, तो कौन से गोलार्ध में है ये समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है जापान। और यूएसए कहाँ स्थित है? तो यूएसए स्थित है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। तो इनकी दिशा क्या होती थी? यूएसए से जाने वाले प्लेन किधर जाते थे? तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहे थे, इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये है यूएसए, तो यहाँ से इसके जेट प्लेन जापान की तरफ आते थे। तो रास्ते में वो लोग क्या पाते थे कि बहुत ही तेज़ गति की वायु जो है उनके जेट प्लेन से टकराती थी, जिसकी वजह से दोस्तों उनके जेट प्लेन की स्पीड कम हो जाती थी और उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। और सिचुएशन तब अपोजिट हो जाती थी जब ये जो जेट प्लेन हैं जब ये वापस जाते थे तो तब इनकी दिशा क्या होती थी? ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जब वापस जाने लगते थे जापान से यूएसए, तब इनकी जो स्पीड है वो अचानक बहुत तेज़ हो जाती थी। तो इस सिचुएशन का जब अध्ययन किया गया, जब स्टडी की गई, तब ये पाया गया कि क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, ये दोस्तों हमारा ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल के ऊपरी लेयर में और स्ट्राटोस्फेयर के निचली लेयर में, हम लोग जानते हैं ना कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कई लेयर है। सबसे पहली लेयर जो सबसे पृथ्वी के नज़दीक है उसको ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद जो उसको स्ट्राटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल कहते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी हिस्से में और स्ट्राटोस्फेयर के निचले भाग में बहुत ही तेज़ गति की एक वायुधारा चलती है। और ये वायुधारा सीधी नहीं चलती बल्कि ये विसर्पण करती हुई, टेढ़े मेढ़े बल खाते हुए, मिएंडरिंग करती हुई चलती है। तो अध्ययन के बाद इस वायुधारा की जो गति पाई गई वो काफ़ी ज़्यादा थी। और चूंकि ये वायुधारा जेट विमान को आने में कठिनाई उत्पन्न करती थी, प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, इसीलिए जेट विमान के बेसिस पर ही इस वायुधारा का नाम क्या रख दिया गया? जेट स्ट्रीम या जेट वायुधारा। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जेट स्ट्रीम क्यों नाम रखा गया। हिंदी में कहेंगे जेट धारा या जेट वायुधारा, और ऐसे कहेंगे जेट स्ट्रीम इंग्लिश में हम लोग, है ना। तो इसका रीज़न क्या था ये समझ में आ गया। आइए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले कि इनकी दिशा सीधी नहीं होती बल्कि ये विसर्पण करती हुई, टेढ़ी मेढ़ी बल खाते हुए, है ना, मिएंडरिंग करते हुए आगे बढ़ती हैं। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या है दोस्तों? तो इसका डायरेक्शन जो है ये पश्चिम से पूर्वी की तरफ है, ये इधर से इधर की डायरेक्शन में बढ़ती हैं। और उन ऊंचाई की बात करें कि कितनी ऊंचाई पर पाई जाती हैं, तो ये क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपरी भाग में या स्ट्राटोस्फेयर के निचले भाग में पाई जाती हैं। और इनकी ऊंचाई कितनी है? तो 7.5 से लेकर 14 किलोमीटर के लगभग बीच में ये पाई जाती है।
आइए अब इसकी गति यानी स्पीड की बात करें तो इसकी गति वो काफ़ी तेज़ होती है गर्मी में, है ना। समर सीज़न में इसकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि सर्दियों में इसकी गति यानी स्पीड बढ़ जाती है और 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जेट स्ट्रीम जो है वो बहने लगती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस किस अक्षांश पर बहती हैं। तो जो जेट स्ट्रीम है वो 20 डिग्री से लेकर के ध्रुवों के बीच में बहती हैं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में। 20 डिग्री अक्षांश से लेकर के ध्रुवों तक ये जो वायुधारा है जेट स्ट्रीम वो दोनों गोलार्धों में बहती है। अब इसके प्रकार को समझते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है वो कितने टाइप्स का ये प्रकार का होता है। तो अपनी अवस्थिति के आधार पर यानी जहाँ जहाँ ये स्थित हैं उसके आधार पर जेट स्ट्रीम मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखेंगे ये है हमारा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, जिसको कहेंगे हम लोग पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। दूसरा है हमारा उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम यानी कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। तीसरा है हमारा उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और यानी कि ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। चौथा है हमारा ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, है ना, यानी ध्रुवीय राशि जेट धारा। और पांचवी है दोस्तों स्थानीय जेट स्ट्रीम, जो अलग अलग स्थानों पे पाई जाती है। तो ये है उसके कुल 5 प्रकार। तो ये रहा हमारा आज के लिए जेट स्ट्रीम का टॉपिक। 5 मिनट टाइम दीजिए ज्योग्राफी के लिए, आपके ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इजाज़त दीजिए कहकशां परवीन को, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।